क्लास में हमने अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना फर्दर स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर टेम्परेचर जो रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क होता है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है। एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया था, दैट इज़ योर फैक्टर्स डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हमने सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन सब के बारे में बात करी थी। तो अब उसी टेम्परेचर के बारे में थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। तो याद रखना एक चीज़ को, इधर जो भी हम टेम्परेचर को अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, अगर हम किसी भी टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है या के की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, दैट मीन्स 2k हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल, या तो डबल या उससे भी ज़्यादा, या उससे भी ज़्यादा कब, जब हम 10 डिग्री राइज कर देंगे टेम्परेचर को। समझ में आया भाई? ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को अगर कोफिशिएंट में बताना चाहूँ, ये मान लो हम नीटा से एन से डिनोट करते हैं, तो वही रेट कांस्टेंट कब, जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, और रेट कांस्टेंट जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर था। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, बट उसी तरह याद रखना। इसके बाद एक ग्राफ आता है जो आपने यहाँ पे खासकर पढ़ना है, वो है आपका यहाँ पर है आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस पे। अब देखो एक ग्राफ, इस ग्राफ को समझने से पहले एक ग्राफ और पढ़ लो। यहाँ पर है आपका पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे मान लो मेरा रिएक्टेंट ये है, ठीक है। अब ये मत कहना कि नीचे से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर कोई रिएक्टेंट है उसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी, तो रिएक्टेंट है। अब जैसे जैसे और यहाँ जैसे जैसे आपकी रिएक्शन होगी तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इस ग्राफ को अच्छे से समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी। तो देखो इस ग्राफ से सबसे पहले ये तो पता चल गया कि रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। और आपको पता है जब प्रोडक्ट तभी बनता है जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, दैट मीन्स स्टेबल हो जाती है वो, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं ई आर, और यहाँ लिख देते हैं ई पी, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक यहीं पे थ्योरी भी पढ़ लो कि जब आपके रिएक्टेंट होता है, मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एक ए रिएक्टेंट, ये बी रिएक्टेंट, जब ये आपस में बनते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो वो यहाँ आके बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको आप ई ए से डिनोट करते हो, एक्टिवेशन एनर्जी को। ये बात समझ में आई। और अगर मैं यहाँ से पूरा इधर देखूँ तो ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, दैट मीन्स ई टी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है जिसमें आपके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब यहीं पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अब मैं अगर यहाँ पे अगर इतनी सी एनर्जी की बात करूँ, दैट मीन्स डेल्टा एच, ये तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी क्या होती है, प्रोडक्ट की माइनस में रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि आपका कैसा रिएक्शन होता है। तो देखो अब मैंने अब इतनी सी बात करी है, ये ग्राफ कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे जैसे मेरा कोई टेम्परेचर है, मान लो स्टार्टिंग में जीरो मतलब टेम्परेचर यहाँ था, अब जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इनकी बढ़ेगी।
ऐसे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे आके फिर डिक्रीज हो जाएगी। ये था नॉर्मल मेरा टी टेम्परेचर पे। और जो सबसे हाई पीक होती है ये आप 11th क्लास में गैस चैप्टर में पढ़ा भी होगा, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब सबसे, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हाई यहीं पर है, तो मतलब इस स्पीड से सबसे ज्यादा हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो खुद सोचो, अब जैसे जैसे एक स्पीड से ज़्यादा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरा ग्राफ भी तो ऐसे ही चला जाएगा, फास्ट जाएगा नहीं जाएगा। अब मान लो मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, स्कूल में रेस हो रही है और हमने स्पीड सबकी फिक्स करी है, मतलब यहाँ पे मान लो एक ग्रुप, एक बार इस ग्रुप की, एक बार आपने इस ग्रुप की रेस लगवाई और आपने एक बार इस ग्रुप की रेस लगवाई। यहाँ पर जो ग्रुप की जो स्पीड थी वो ठीक थी, सबकी लगभग सेम थी, तो आपका ऐसे जाएगा ग्राफ। लेकिन मान लो नेक्स्ट टाइम पीछे आपने, है ना, उनके कुत्ते डरवा दिए, ठीक है, कुत्ते भगवा दिए उनके पीछे, अब इनके साथ की स्पीड तो हो जाएगी भाई तेज। अब स्पीड तेज होने से क्या होएगा, लेकिन कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो तेज भाग रहे थे अब वो कम हो गए होंगे ना, उतनी स्पीड में तो सारे नहीं भाग सकते, थोड़े बहुत ही भागेंगे। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी हुआ, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम हुआ लेकिन स्पीड जरूर बढ़ गई, और स्पीड बढ़ी तो आपका पूरा ग्राफ ये आ गया समझ में, ये चीज़ है। और ये क्या है, टेम्परेचर एट, जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक बार इस एरिया को देख लेते हैं हम। ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है ना, एनसीईआरटी में छोड़ देते बच्चे, ध्यान नहीं देते। मान लो मैंने ये एक एरिया लिया, ठीक है, इसको मैंने दिया यहाँ पे A B C D एंड E F। देखो अब ये एरिया कौन से ग्राफ के अंडर आ रहा है, ये वाला जब नॉर्मल टेम्परेचर था, और ये पूरा एरिया देखो किसके अंडर आ रहा है, जब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया था। तो देखो ये वाला इस एरिया के कंपेयर में ये पूरा डबल ही तो है, तो यहीं से वो चीज़ भी क्लियर आउट हो गई भाई। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्वालिटेटिव के बताया था, सिर्फ ग्राफ एनालिसिस कराया था। अगर मैं इसको क्वांटिटेटिवली बताता हूँ, क्वांटिटेटिवली मतलब आपको पूरा फॉर्मूले बेस पे बताता हूँ, तो जो एक अरेनिस इक्वेशन होती है, दैट इज k इज इक्वल टू a e रेस टू पावर माइनस e a बाय में r t। अगर मान लो आपको कहीं पे पूछ लिया जाए कि अरेनिस इक्वेशन बताओ, या एक बार एक नंबर के क्वेश्चन में भी कहीं पूछ लेते ना, तो सिर्फ ये रिएक्शन लिख के मत आना, इनमें कौन कौन से ये चीज़ क्या सिग्निफाई करती है आपको ये भी बताना है। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ पर k इज योर रेट कांस्टेंट, a इज योर अरेनियस कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, अभी बताया था। R इज योर गैस कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर। ठीक है भाई, एक हुआ चीज ये। अगर मान लो इसी रिएक्शन को मैं यूज करता हूं, अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला बनाएंगे। यहां पे हम लेते हैं टेक लॉग बोथ साइड, क्या होगा, नेचुरल लॉग होगा ln इज इक्वल टू ln a ln k, अब यहाँ पे क्या है, log a b, और log a b कब होता है आपका, log a माइनस log b का। ठीक है, चलो, तो जो फाइनल निकल कर आएगा दैट इज ln a माइनस ई ए बाय में आर टी, क्योंकि log e का क्या होता है, वही पावर आपकी आगे आ जाती है, log e की पावर x क्या हो जाती है, x log e, और वो 1 हो जाता है, तो आपका x आगे आ जाता है। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब मान लो
ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आया। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं टी टेम्परेचर 1 के बारे में बात करता हूँ, अभी देखो हम दो टेम्परेचर के बारे में बात करते ना, कि एक बार हमने टेम्परेचर टी रखा था फिर 10 गुना बढ़ा दिया, तो ज़रूरी नहीं हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाओ, 10 गुना नहीं 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाओ, कुछ भी T1 से T2 पे जा सकते हैं। तो T1 पे मान लो इसका जो टेम्परेचर होएगा, इक्वेशन आएगी वो क्या आएगा, ln K1 इज इक्वल टू, ठीक है, T2 पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब आपको पता है ये एल एन ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसको हटाने के लिए क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर देते। चलो तो सब इसको मैंने मान लिया 1, इस इक्वेशन को 2 मान लिया, तो क्या बोला, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या आएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाय में RT2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो ln K2 log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, दैट मीन्स ln K2 बाय में K1। नेक्स्ट EA बाय में R कॉमन ले लेते, देखो EA कॉमन है, और फाइनल क्या हो जाएगा 1 बाय में T1 माइनस 1 माइनस में T2। ये भी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट देखो ये निकल के आया था लास्ट में, दैट मीन्स EA बाय में R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। ये आपका नेचुरल लॉग है, आप इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सिंपल, K2 बाय में K1 क्या हो जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको यहाँ हटा के हम इधर ले आएंगे, दैट मीन्स EA बाय में 2.303 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, मान लो आपको बोला हो कि जब मैंने T1 पे टेम्परेचर निकाला, T1 पे निकाला तो आपका K1 आया था, और T1 की वैल्यू दी हुई है बट T2 की नहीं दी हुई, K2 की वैल्यू दी है, तो इसमें से सबकी वैल्यू दे देंगे, एक की नहीं देंगे, तो वो आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। तो अभी आपने एक, अगर मैं सिर्फ एक की बात करूँ, हमने दो अलग अलग वैल्यूज के बारे में बात करी है ना, नेक्स्ट हम एक इक्वेशन से आप ग्राफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था कि ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए, ये पढ़ा था ln a माइनस ई ए बाय में आर टी। अब आपने ग्राफ पढ़ाना है, बनाना है किसमें, ये अब लिख दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं इस वैल्यू को उल्टा भी कर सकता था बट ठीक है, x पे क्या है 1 बाय में t रहेगा, और y पे क्या है ln के। स्लोप देखो इंटरसेप्ट आ रहा है, हाँ भाई लोग ये आ रहा है, मतलब ln यहाँ पे ये क्या रहेगा, इतना सा आपका ln a है, इसको और स्लोप देखो आपका माइनस ये बाई टी नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको ln के लिखा है, लोग के भी ले सकते थे। अगर यहाँ पे मैं लोग के लूंगा, यहाँ पे ये लोग a हो जाएगा, और यहाँ पे 2.303, क्योंकि इसी को अगर मैं लिखता हूँ लोग के, तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, वो नीचे आ जाएगा, खत्म बात। और ये लोग ए, अगर इसके नीचे 2.30 था वो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, आरएनएस इक्वेशन भी खत्म हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट आपके बहुत थोड़े बहुत टॉपिक बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर अप करेंगे। प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। बोला हुआ है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली बोल देता हूँ कि एक टेम्परेचर T1 दिया हुआ है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, वहां पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.2, दूसरा आपको T2 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और यहाँ पर उसके की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.1,
इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। एक चीज यहाँ पे क्लियरफाई कर दूं, जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा किस में होगा, केल्विन में यूज करेंगे, तो इन वैल्यूज को आप चेंज कर लेना। आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल सा अपने फॉर्मूला लगाना है, log K2y में K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 R। ठीक है, तो वैल्यूज रख देंगे, log 2.1 मैं डायरेक्ट केल्विन में पुट करके रख रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो जो फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी आएगी दैट इज योर किलो जूल में भी लिख सकते हो, 44.13 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे याद रखना, हम गैस यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा 8.314 ही लेंगे। ठीक है, आर इज ऑलवेज योर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है भाई, और टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। केल्विन में क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जूल की ये आर की वैल्यू है वो आपकी केल्विन में ही दी हुई होती है।